फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। फर्स्ट है परिपक्वता, सेकंड है पाड़, थर्ड है अनुकूलन एंड फोर्थ है समाजीकरण। तो आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित जो करता है वो है परिपक्वता। परिपक्वता यानी मैचुरेशन जो है वो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से विकसित होता है जो है, और मैचुरेशन जो है हेरिडिटी से संबंधित होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा, मैचुरेशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? तो आँखों का रंग, सेकंड है समझ का स्तर, थर्ड है रुचि एंड फोर्थ है भावनात्मक परिपक्वता। तो आँखों का रंग जो होता है वो वंशानुगत कारकों से जो है प्रभावित होता है। ओके, क्योंकि आँखों का रंग पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ा आता है, तो राइट ये जो है ये वंशानुक्रम है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि आँखों का रंग जो होता है आँखों में मौजूद गेलानिन की मात्रा यानी से डिसाइड होता है, और वंशानुक्रम में आँखों के रंग का निर्धारण जो होता है जीनियस के माध्यम से होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता है। तो सेकंड है केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है और आनुवंशिकता नहीं। थर्ड है केवल आनुवंशिकता ही विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। फोर्थ है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। तो जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है दोनों जो है वो एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा इसमें। क्योंकि यानी हेरिडिटी जो होता है वो जीन्स के द्वारा विकास को प्रभावित करता है, जबकि इन्वायरमेंट जो होता है वो बाहरी कारकों जैसे खान पान, सामाजिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। यह दोनों ही मिलकर ही विकास को निर्धारित करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? फर्स्ट है स्कूली माहौल, सेकंड आनुवंशिकता, थर्ड है सांस्कृतिक संदर्भ एंड फोर्थ है अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, आनुवंशिकता। कुछ गुण और कौशल हमें अपने माता पिता और परिवार द्वारा आनुवंशिकता के द्वारा ही मिलते हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वातावरण व आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? तो फर्स्ट है इसमें केवल शारीरिक विकास, गलत। केवल संज्ञानात्मक विकास, ये भी गलत। शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास, ये भी गलत। शारीरिक, सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, अभिरुचि और अभिवृद्धि दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। सेकंड है कक्षाई, शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। थर्ड है रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं। एंड फोर्थ है उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं। तो अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि अभिरुचि व्यक्ति की पसंद होती है और अभिवृत्ति जो होती है व्यक्ति के सोच, विचार और व्यवहार और भावनाओं को दर्शाती है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, गलत। केवल वातावरण का, ये भी गलत। आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था तो वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती है। तो जब वह नृत्य करती है तो उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया है। यह उदाहरण विकास की किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो फर्स्ट है विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतरक्रिया का परिणाम है। बी है विकास अनिरंतर प्रक्रिया है। थर्ड है विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है। फोर्थ है विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता निर्धारित है। तो
जो है कि जब से सुनीता ने चलना शुरू किया, यह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती है तो उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया है। तो यह जो है यह क्या है, यह विकास, आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? फर्स्ट है मित्रों का चयन, सेकंड है आँखों का रंग, थर्ड है शैक्षणिक सफलता एंड फोर्थ है शिक्षा में रुचि। तो कौन सा जो है पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है? तो वो आँखों का रंग, आँखों का रंग है जो आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। ओके, तो राइट आंसर फ्रेंड सेकंड हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? तो केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, तो ये गलत है, क्योंकि भाषा विकास जो होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों से प्रभावित होता है। केवल पर्यावरण से होता है, तो ये भी गलत है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों से होता है। थर्ड है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से होता है, ये करेक्ट है। एंड फोर्थ है ना आनुवंशिकता से है ना पर्यावरण से, तो ये गलत है। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की शारीरिक लक्षण जैसे आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग। फर्स्ट है मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा निश्चित होते हैं। सेकंड है वंशानुगत होते हैं। थर्ड है सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। एंड फोर्थ है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सेकंड हो जाएगा, वंशानुगत होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशी कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। एंड थर्ड है इसमें आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। एंड फोर्थ है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फोर हो जाएगा। विकास की जो है विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, राइट आंसर फोर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अभिकथन ए कहता है बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रभावित होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है, तो ये गलत है। और कारण आर है भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है, ये भी गलत है। तो ए और आर जो है इसमें दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फोर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? तो निम्न में से कौन से कारक जो हैं बच्चे के विकास के लिए जिम्मेदार हैं? तो फर्स्ट इसमें आनुवंशिकता, सेकंड है भौतिक वातावरण, थर्ड है सामाजिक परिवेश। तो राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर फोर हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है, तो ये गलत है। ओके, और तर्क आर क्या है, केवल जो है आनुवंशिकता ही ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चे के विकास के लिए उत्तरदायी है, तो ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे का जन्म विकास जो होता है शारीरिक विकास वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों से प्रभावित होता है। ओके, और हेरिडिटी विकास की सीमा निर्धारित करता है और वातावरण उस सीमा में रहकर जो है उसका अवसर प्रदान करता है, तो इसमें दोनों गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ये गलत है। ओके, और तर्क आर है कि पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, तो ये भी गलत है। तो ए और आर इसमें फ्रेंड दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फोर हो जाएगा इसमें, क्योंकि बच्चों के विकास प्रतिमान में जो होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ये गलत है, जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता ये है, क्योंकि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का रोल रहता है। ओके, और तो पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते, तो ये भी गलत है। विकास के लिए इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी दोनों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये ए और आर इसमें दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रत्येक बच्चे के विकास की दर जो होती है कैसी होती है? तो फर्स्ट है गर्भाधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका जो है नहीं निभाता है। ओके, सेकंड है आनुवंशिक और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। थर्ड है को विकासात्मक प्रतिमान को परखकर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। एंड फोर्थ है कि भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती है क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। तो
जो है प्रत्येक बच्चे के विकास की दर जो होता है हेरिडिटी एंड इन्वॉल्वमेंट के कोरिलेशन क्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरता है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है प्रकृति, सेकंड है आनुवंशिकता, थर्ड है लालन पालन एंड फोर्थ है क्रोमोजोम। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा लालन पालन। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति जो होती है गुणपूर्णता आनुवंशिक है। तो फर्स्ट है इसमें आंखों का रंग, सेकंड है बुद्धि, थर्ड है नैतिक विकास, फोर्थ है सामाजिक कौशल। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा आंखों का रंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं तो क्या कहलाता है। फर्स्ट संवेदनशील काल कहलाता है, स्कीमा कहलाता है, संवेगात्मक समय काल कहलाता है, जैविक परिपक्वता कहलाता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा संवेदनशील काल कहलाता है। ओके, संवेदनशील अवस्था में बच्चा जो होता है फ्रेंड वातावरण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है और इसे विशिष्ट अवधि अर्थात जन्म से 6 वर्ष की अवधि है। राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब सोशलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, क्या कहलाता है। तो ए है पाड़ कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है, अधिसंज्ञान कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो होता है, मध्य बाल्यावस्था के दौरान मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो है परिवार जो है जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ओके, और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन जो है साथी और मीडिया जो कि समाजीकरण के द्वितीय कारक है भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि समाजीकरण के 2 कारक होते हैं, मुख्य कारक परिवार होता है, द्वितीय कारक जो होता है साथी, विद्यालय, मीडिया आदि होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहसावस्था में समाजीकरण की फिल इन द ब्लैंक संस्थाएं जो हैं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो सहसावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की जो है माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभिकथन ए कहता है कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना जो होता था उत्साह के साथ मनाया जाता था, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता था। ओके, तो ये राइट है। एंड तर्क आर है कि बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर इसमें दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभिकथन ए कहता है किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार और मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड तर्क आर है मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों राइट है फ्रेंड, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। तो फर्स्ट है समाजीकरण व उत्संस्करण के द्वारा सीखते हैं, समावेशन व समायोजन के द्वारा सीखते हैं, थर्ड है अनुकूलन व समायोजन के द्वारा सीखते हैं, एंड फोर्थ है अनुकूलन व उत्संस्करण के द्वारा सीखते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा, समाजीकरण व उत्संस्करण के द्वारा सीखते हैं। आगे देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा को अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, क्या कहलाती है। फर्स्ट सृजनता कहलाती है, संवर्धन कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है, स्थगित अनुकरण कहलाती है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, समाजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजीकरण की द्वितीयक जो संस्था होता है, समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है। तो फर्स्ट है इसमें बच्चों को घर से अलग कर देना, तो ये गलत है। बच्चों की घर में सीखी बातों को पूर्ववत करना, तो ये भी गलत है। थर्ड है बच्चों द्वारा घर में सीखी गई बातों का खंडन करना, ये भी गलत है। परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके, तो ये करेक्ट है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे जो होते हैं समाज के रहने के तौर तरीके सीखते हैं। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजीकरण क्या है। एक रैखिक और निश्चित प्रक्रिया है, सरल एवं एकयामी प्रक्रिया है, जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, फोर्थ अंतरमय व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो समाजीकरण जो होता है फ्रेंड जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। ओके, राइट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई संस्थाएं होती हैं जो बच्चों के जीवन में कई बार प्रभावित करती हैं। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार को जो है महत्वपूर्ण भूमिका परिवार को महत्वपूर्ण भूमिका जो है और समकक्षियों की प्रमुख भूमिका है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड, अभिकथन ए कहता है माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। तो ये भी करेक्ट है। अंतरकार है मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों राइट है और आर जो है वो एक की सही व्याख्या करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजीकरण एक है। समाजीकरण एक जो है जटिल महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण के विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध जो है होते हैं। ओके, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है। तो फर्स्ट है अनावश्यक हो जाती है, सेकंड है आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, थर्ड है आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, फोर्थ आरंभिक बचपन के जितनी ही रहती है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तो फर्स्ट है इसमें विद्यालय, सेकंड है किताब, थर्ड है मीडिया और माता भी ये गलत है। तो ए फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे अभिकथन ए कहता है समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। एंड सेकंड है स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। तो ए और आर इसमें दोनों गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है। तो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था जो है एकदम नज़दीकी आस पड़ोस है। ओके, और जो है जनसंचार माध्यम जो है वो द्वितीयक संस्था है। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट होगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभिकथन ए कहता है विद्यालय में बच्चों के समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या है, ये करेक्ट है। और आर है कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक है, तो ये द्वितीय कारक, ये गलत है। ओके, तो ए करेक्ट है, आर गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था जो है द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करता है। ओके, तो वो माध्यमिक बाल्यावस्था वो जो होता है वो होता है पारस्परिक स्तर, यानी 2 से पूर्व पारंपरिक बाल्यावस्था। बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण जो है वो पारंपरिक बाल्यावस्था की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से कारक द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो फर्स्ट है इसमें पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध, एंड थर्ड है सांस्कृतिक मूल्य, एंड फोर्थ है बच्चों का आत्मसम्मान। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें चारों राइट है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। तो फर्स्ट है बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई बहन के रिश्ते जो होते हैं फर्स्ट है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, अब आते हैं जीन पियाजे पे। जीन पियाजे से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। तो इनकी जो अवस्था, जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो सिद्धांत है वो है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। और इनका सिद्धांत एक है अवस्था का सिद्धांत। ओके, और इन्हें रचनावाद का भी जनक कहा जाता है। और इन्होंने जो 4 स्टेज दिए हैं, फर्स्ट है इनका संवेदी गामक अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री सेंसरी मोटर स्टेज, जो होता है 0 से 2 वर्ष तक। फिर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होता है 2 से 7 वर्ष तक। फिर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक होता है। फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 से प्लस में होता है। ओके, तो जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम है संवेदी चालक चरण, फिर है पूर्व संक्रियात्मक चरण, फिर है मूर्त संक्रियात्मक चरण, फिर है अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक जो है
जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने को संदर्भित करता है तो क्या कहलाती है? फर्स्ट है कारण परिणाम का विश्लेषण, सेकंड केंद्रीयन, थर्ड विकेंद्रीयन एंड फोर्थ है पारगमन। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, वो है केंद्रीयन। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है, एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की क्या विशेषता है? वो उसका सोच जो है वो जीववादी सोच है। ओके, क्योंकि वो जीववादी चिंतन इसलिए कर रहा है क्योंकि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने से संबंधित बुद्धि लगा रहा है अपना। ओके, तो निर्जीव वस्तु जो है वो एक बटन है, जिंदा है, तो वो जिंदा है क्या है? वो सजीव समझ रहा है। तो क्योंकि यह उसकी बटन कभी जिंदा रह सकता है तो यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। ओके, तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच जो होती है वो कौन सी सोच होती है? वो सोच जो होती है वो जो सोच है इसकी वो है एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग यानी मतलब जीववादी चिंतन। ओके, तो राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड कम से कम 5 बार पूछ चुका है एग्जाम में। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। ओके, तो जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो बच्चों में कौन से गुण होता है? तो बच्चों में जो होता है फ्रेंड वो संरक्षण के गुण होते हैं। संरक्षण के कौशल जो है नहीं है उसमें। ओके, तभी वो सोचता है ना कि उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो ये उसकी मतलब उसके संरक्षण के कौशल उसमें नहीं है। तो वो किस अवस्था में है? तो वो अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, क्योंकि संरक्षण के जो कौशल होंगे वो जब उसके में होंगे तो वो तीसरी अवस्था में जाएगा जीन पियाजे के, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। ओके, क्योंकि संरक्षण के नियम जो होते हैं ज्ञान बच्चों को नहीं होता है। ओके, इसका अर्थ जो होता है वस्तु का रंग होता है, रूप आकार जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, वस्तु का रंग रूप आकार जो होता है ये होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट होगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। ओके, तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और इनका यह विश्वास था कि बच्चे जो होते हैं 4 चरणों में सीखते हैं। इसलिए इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है उसको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट बताया सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष तक होता है, जिसे हम हिंदी में संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, यानी संवेदी चालक अवस्था भी कह सकते हैं। ओके, फिर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकंड होता है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो होता है 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर थर्ड स्टेज जो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। फिर लास्ट स्टेज जो होता है उनका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या किशोरावस्था भी कह सकते हैं। ओके, जो 12 से प्लस होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है इनका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना जो होती है उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में ही तरीके से संबंधित प्रगति करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो होते हैं और कारण तर्क आर कहता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, ए और आर इसमें दोनों राइट है। ओके, और आर जो है सही व्याख्या भी करता है ए की। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे से क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, आगे देखते हैं किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। तो तर्कशीलता समस्या, ओके, तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। तो ए है औपचारिक पारंपरिक, मतलब जीन पियाजे के 4 स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी जीन पियाजे की 2nd स्टेज में,
थर्ड है मूल संक्रियात्मक अवस्था यानी जीन पियाजे की थर्ड स्टेज में, एंड फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी 4 स्टेज है। तो किस चरण में जो बच्चों की तर्कशीलता होती है, समस्या जो होती है एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देती है, दिखाई देने वाली अनुभूति पर ही सीमित रहती है, वो होता है फ्रेंड जीन पियाजे की सेकंड स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ओके, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है यानी प्री ऑपरेशन स्टेज जो होता है जीन पियाजे का, उसमें केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। ओके, अर्थात उत्तर देते समय एक ही विशेषता को देखना, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फर्स्ट परिवर्तन कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं, संतुलीकरण कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। उसे हम संतुलीकरण कहते हैं। जी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं उसे हम संतुलीकरण कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें कठिनाई आती है। तो किस चीज़ में उन्हें कठिनाई आती है? तो फर्स्ट है इसमें प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, सेकंड है संरक्षण के कार्य, थर्ड है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, एंड फोर्थ है क्रमबद्धता के कार्य। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ओके, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो होता है बच्चा जो होता है चौथी अवस्था यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज में करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है ओके और फिर छुपा दिया जाता है तो वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता अवस्था में पाई जाती है और इस विशेषता को क्या कहते हैं? तो इस विशेषता को जो कहते हैं, तो जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। तो बालक की यह विशेषता यानी जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज जो होती है संवेदी चालक अवस्था में पाई जाती है और इस विशेषता को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की प्रमुख उपलब्धि क्या होती है? तो प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता जो होती है वो जीन पियाजे की सेकंड स्टेज में होती है यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? तो फर्स्ट है इसमें समायोजन, सेकंड है अनुबंधन, थर्ड है अंतर्विषयकता, एंड फोर्थ है स्कीमा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? फर्स्ट है इसमें संवेदी चालक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास में एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है, और तर्क आर कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। तो ए और आर इसमें दोनों राइट है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है? तो फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है संवेदी चालक अवस्था, थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि संवेदी चालक अवस्था, मतलब संवेदी अनुभव मतलब संवेदी चालक अवस्था। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची यह मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है। क्या प्रदर्शित करती है? तो जीववादी सोच प्रदर्शित करती है, केंद्रीयता प्रदर्शित करती है, अप्रतिवर्ती सोच प्रदर्शित करती है, क्रमबद्धता प्रदर्शित करती है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, जीववादी सोच को प्रदर्शित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है तो क्या कहलाता है?
फर्स्ट है समावेशन, सेकंड है संगठन, थर्ड है अनुकूलन एंड फोर्थ है पहाड़। तो वो जो कहलाता है फ्रेंड, वो कहलाता है समावेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट है संवेदी चालक अवस्था, सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए कहता है 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि संरक्षण और क्रमांकन का जो कार्य होता है वो किस स्टेज में होता है, वो जो होता है वो 6 से लेके 12 साल तक के बीच में होता है। ओके, तो ये गलत है, ये जो है ये करेक्ट है। ओके, तो और कि 6 वर्ष की सरला जो होती है संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है, तो ये सही है। और तर्क है आर है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 2 से 6 वर्ष तक का होता है। ओके, तो 6 वर्ष की सरला जो होती है संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि संरक्षण और क्रमांकन का कार्य जो होता है जीन पियाजे की 3rd स्टेज में होता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ओके, तो ये गलत है, ये सही है एंड बी भी सही है। ओके, कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है में बच्चों की तर्क शक्ति जो स्थिति जो होती है कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फर्स्ट है गतिविधि, सेकंड है अनुकूलन, थर्ड है अनुकरण एंड फोर्थ पूर्ण बलन। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा गतिविधि। गतिविधि जो है वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। और सेकंड है भाषा विकास को सुसाध्य करती है। थर्ड है बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। फोर्थ बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं। तो जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे जो होते हैं बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि जीन पियाजे ने बच्चों के चिंतन को जो बताया है वयस्कों के प्रकार से भिन्न बताया है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड। जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो कौन सा कारक है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो भौतिक दुनिया के साथ अनुभव जो होता है ये संज्ञानात्मक विकास में नहीं है। ओके, राइट गलत हो जाएगा ये। बाकी गतिविधि, अनुकूलन, परिपक्वता ये तीनों है, क्योंकि अनुकूलन व्यवहारवादी जो सिद्धांत जो होता है का आधार होता है। ओके, तो जो है इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। अनुकूलन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे जो होते हैं संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं। तो संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल जो होता है बच्चा जीन पियाजे की 3rd स्टेज में विकसित करता है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ओके, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्रमागत सेरिएशन और डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण का ज्ञान उसे हो जाता है। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी पद्धति जो पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है। फर्स्ट है उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग, सेकंड है बच्चों के सीखने की तैयारी तत्परता के लिए संवेदनशीलता, थर्ड है व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारना, फोर्थ है खोज अधिगम। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से होती है, कैसी होती है। तो वयस्कों से जो होती है वो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो फर्स्ट है इसमें गतिविधि निभाता है, अन्वेषण निभाता है, जैविक परिपक्वता निभाता है, बट भाषा जो होता है वो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, क्योंकि जीन पियाजे जो हैं वो विकास को फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं, लैंग्वेज को सेकंड प्रियोरिटी देते हैं। वही लेव वाइगोत्स्की जो थे वो लैंग्वेज को फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं और डेवलपमेंट को सेकंड प्रियोरिटी देते हैं। ओके, तो इसमें जो ये भाषा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है।
राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित करते हैं? तो अमूर्त तर्क यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जीन पियाजे की चौथी स्टेज जो होती है उसमें। तो जीन पियाजे की चौथी स्टेज क्या है? जीन पियाजे की चौथी स्टेज में बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है, उसको तर्क करना, समस्याओं का समाधान करना, समाजी जो दुनिया में अपनी पहचान बनाना, तो ये सब हो जाता है उसे। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जीन पियाजे के सिद्धांत जो होते हैं, दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टि को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो फर्स्ट है अनुकूलन कहलाती है, सेकंड आत्म केंद्रियता कहलाती है, थर्ड है जीववाद कहलाती है, फोर्थ है संतुलीकरण कहलाती है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग आत्म केंद्रियता कहलाती है। ओके, यानी ईगोसेंट्रिसिज्म क्या होता है? ईगोसेंट्रिसिज्म जो होता है उसमें जो होता है दूसरों की अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति होती है। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे जो होते हैं प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, किंतु उनकी सोच जो होती है मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के? तो मूर्त वस्तुओं तक जो सीमित होती है बजाय अमूर्तता के, तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। ओके, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड इसमें, क्योंकि मूर्त चिंतन बच्चा जो करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के कौन कौन से भाग होते हैं? तो अनुकूलन के जो भाग हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं? तो वो है इसमें समायोजन है, ओके, समावेशन भी है, और पार नहीं है, पार जो है लेव वाइगोस्की का है। ओके, अनुबंधन भी नहीं है, अनुबंधन जो है ये BF स्किनर का है। अनुबंधन कंडीशनिंग भी नहीं हुआ है, कंडीशनिंग अनुबंध व्यवहारवादी सिद्धांत ये सब जो है ये स्किनर का है। ओके, तो समायोजन और समावेशन ये जो है ये जीन पियाजे के अनुकूलन के भाग हैं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? तो अर्थपूर्ण अधिगम वो किस प्रक्रिया में होता है? यहाँ फर्स्ट है उद्दीपन व प्रक्रिया के अनुभव की उद्दीपन व प्रक्रिया के अनुबंध की प्रक्रिया में। सेकंड है तब जब इनाम और सज़ा का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं व व्याख्यान देते हैं। एंड फोर्थ है खुद से आरंभ की गई गतिविधि पर खोज में। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार के द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो फर्स्ट इसमें संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप से होता है जिसकी दिशा समान होती है। एंड सेकंड है एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। थर्ड है सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं। एंड फोर्थ है चरण सार्वभौमिक हैं, यह हर जगह के बच्चों के गुणधर्म को दर्शाती है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो कि पियाजे के द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है पूछा है। तो नहीं है तो वो सेकंड हो जाएगा कि एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, क्योंकि जीन पियाजे बच्चे को सक्रिय प्राणी नहीं मानते हैं, वो सक्रिय ज्ञान निर्माता मानते हैं। और तर्क आर है बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से जो है ग्रहण करके सीखते हैं, तो वो निष्क्रिय नहीं सक्रिय रूप से सीखते हैं। तो ये दोनों गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो फर्स्ट है गतिविधि, सेकंड है अनुकूलन, थर्ड है भाषा, फोर्थ है पूर्ण बलन। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड गतिविधि। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? तो फर्स्ट है इसमें संवेदी चालक अवस्था,
फिर से है मूर्त संक्रियात्मक पर तर्क। ओके, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व तथा जीववाद। एंड फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सोच। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड इसमें, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी अमूर्त सोच। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। फर्स्ट है संवेदी गामक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे जो होते हैं सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है, तो वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे से चैप्टर बहुत लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है। तो किसे महत्व दिया है? फर्स्ट है सीखने के लिए तत्परता, सेकंड है नकारात्मक पुनर्बलन, थर्ड है प्रतियोगी भावना, फोर्थ है कार्यात्मक स्थिरता। तो जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में जो महत्व दिया है फ्रेंड, वो दिया है सीखने के लिए तत्परता का महत्व दिया है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी क्या है। तो फर्स्ट है इसमें संवेदी चालक अवस्था, नाट्य खेल में संलग्न। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ। एंड थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम। एंड फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभिकथन ए कहता है 4 वर्षीय दिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान से नहीं रख पाती है। ओके, तो ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि वो जीन पियाजे के अनुसार दिया गया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, तो ये भी करेक्ट है। ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जो है 3 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। तो 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को कौन सी अवधारणा आप सिखाएंगे। तो संरक्षण की फर्स्ट है, सेकंड है अनुक्रमकता, थर्ड है सांकेतिक प्रतिनिधिकरण एंड फोर्थ तार्किक अनुप्रयोग। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड, तार्किक अनुप्रयोग। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो होते हैं सिंबॉलिक नॉलेज का ज्ञान हो जाता है बच्चों को। सिंबॉलिक नॉलेज का ज्ञान जो होता है फ्रेंड को वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिल इन दी ब्लैंक्स का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। तो वो किसके लिए किया जाता है? वो स्कीमा के लिए किया जाता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा जो होता है मानसिक संरचनाओं के अनुसार व्यवहार करना जो होता है स्कीमा कहलाता है। जैसे किसी बच्चे को आप घोड़ा दिखाते हैं, ओके, उसके माइंड में जो इमेज घोड़े की बैठ जाएगी वो क्या है, वही स्कीमा होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो फर्स्ट है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एंड थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो वो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट है सहज क्रियाएं, सेकंड है स्कीमा, थर्ड है संकेत एंड फोर्थ है अवधारणा। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, स्कीमा के रूप में जाना जाता है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो फर्स्ट है लेव वाइगोस्की, सेकंड है जीरोम ब्रूनर, थर्ड है जीन पियाजे एंड फोर्थ है बीएफ स्किनर। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, जीन पियाजे। ओके, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो जीन पियाजे के साथ प्रतिपादित किया गया। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और लेव वाइगोस्की का कौन सा सिद्धांत है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। बीएफ स्किनर का जो है वो है अनुबंधन का सिद्धांत। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण में अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं, फर्स्ट है संवेदीगामक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूल संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण में अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो संवेदीगामक अवस्था यानी जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज में होती है। मतलब जीन पियाजे के अनुसार जो होता है अनैच्छिक क्रियाएं संवेदीगामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज में करता है बच्चा। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो बिना ज़्यादा सोचे समझे स्वचालित रूप से होती हैं। ओके, उन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे ताली की आवाज़ में बच्चों का चौंकना, पलकें झपकना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो ये सब बच्चा जो करता है वो संवेदीगामक अवस्था में करता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को व्यवस्थीकरण, पुनः संयोजन और पुनः व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? तो फर्स्ट असंतुलन कहलाता है, संकल्पना कहलाता है, संगठन कहलाता है, मिथ्या धारणा कहलाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण आ गया, पूर्ण संयोजन, ये सब जो है ये सब है थर्ड में संगठन यानी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, संगठन कहलाता है। तो विचारों का व्यवस्थीकरण करना क्या होता है? विचारों का व्यवस्थीकरण करना जो होता है फ्रेंड वो संगठन होता है। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशी तार्किक क्रम में सोचना शुरू करते हैं? तो तार्किक क्रम जो होता है फ्रेंड यानी क्रमबद्धता का जो गुण होता है वो जीन पियाजे की थर्ड स्टेज में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूल की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो शामिल जो होता है केवल समावेशन, तो गलत, केवल समायोजन ये भी गलत, समावेशन और समायोजन दोनों सही होता है। ओके, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड इसमें। आगे देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो फर्स्ट है संवेदीगामक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूल संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा तर्क जो आ गया, तर्क जो है समस्या का समाधान आ गया, तो वो जीन पियाजे की फोर्थ स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? वो होते हैं संतुलीकरण द्वारा। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जब व्यक्ति के सामने संतुलीकरण द्वारा क्यों होते हैं इसको समझते हैं फ्रेंड। तो मतलब जब व्यक्ति के सामने जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि जैसे जब व्यक्ति के सामने नई परिस्थिति उत्पन्न होती है। ओके, जब व्यक्ति के सामने नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी मानसिक स्थिति जो होती है क्या होती है? असंतुलित हो जाती है। जब कोई भी व्यक्ति के सामने कोई भी नई परिस्थिति सामने आएगी तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? असंतुलित नहीं होगी। तो उसके सबसे पहले उसका इफेक्ट जो होगा उसके मस्तिष्क पे ही पड़ेगा। ओके, तो वो असंतुलित हो जाती है। तो उस संतुलन को दूर करने के लिए उस संतुलन को दूर करने के लिए जो है अनुकूलन करता है। व्यक्ति क्या करता है? अनुकूलन करता है। ओके, यानी एसिमिलेशन करता है। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं एसिमिलेशन करना, अनुकूलन को। यानी समायोजन क्या होता है? समायोजन एकमेंडेशन होता है, यानी वो एकमेंडेशन करता है, एसिमिलेशन करता है। ओके, ऐसा करने से उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है? संतुलित हो जाएगी। जब वो एकमेंडेशन करेगा, एसिमिलेशन करेगा तो उसका मानसिक स्थिति जो होगी बैलेंस में आएगी, मतलब संतुलित हो जाएगी। ओके, तो संतुलन की यह अवस्था जो कहलाती है क्या कहलाती है? संतुलन की यह अवस्था जो कहलाती है वो संतुलीकरण कहलाती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा संतुलीकरण द्वारा, यानी जो संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव जो होता है वो संतुलन के द्वारा होता है। तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक्य क्या दर्शाती है? निजी वाक्य क्या दर्शाती है? फर्स्ट है इसमें उनकी अग्रवर्ती सोच को दर्शाती है, सेकंड है उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता को दर्शाती है, थर्ड है उनकी समस्या समाधान युक्ति को दर्शाती है, फोर्थ उनका परासंज्ञानात्मक कौशल को दर्शाती है। तो विनियमित करने की अक्षमता जो होता है फ्रेंड, इनएबिलिटी टू रेगुलेट दियर थॉट्स। ओके, तो जीन पियाजे के विचार में बच्चे जो होते हैं वो निजी वाक्य को जो करते हैं वो इनएबिलिटी टू रेगुलेट दियर थॉट, यानी उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की क्षमता होती है। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। जीन पियाजे और आगे कल हम लोग करेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? तो जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो होती है जो व्यक्तियों और उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, वो जो कहलाती है वो स्कीमास कहलाती है। ओके, स्कीमास क्या होता है? स्कीमास जो होता है व्यवहार में संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, वही स्कीमा होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। स्कीमा जो होता है कि जो भी हम चीज़ अपने माइंड में बैठा रहते हैं उसको दोहराने की प्रक्रिया भी जो होती है वो स्कीमा कहलाती है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा, स्कीमे करे फर्स्ट हो जाएगा, स्कीमास कहलाती है। ओके, 4 हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।